नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज अपने एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें भारतीय संविधान की समझ को और बढ़ाएंगे और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए एम लक्ष्मीकांत एक महत्वपूर्ण बुक है, क्योंकि हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भारतीय संविधान से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने एम लक्ष्मीकांत की शुभ शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अपने जो चैप्टर नंबर 1 है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक विकास का सारांश। अब जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक शासन किया। कितने साल तक शासन किया? लगभग 200 साल तक शासन किया। अब जब स्टार्टिंग में जब ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी भारत में? 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? 1600 ईस्वी में। अब भारत में एक तो बात करेंगे कि जब से भारत में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जब कंपनी का नियम था वो 1773 में से लेकर 1857 की क्रांति तक चलेगा। उसमें किसके हस्तक्षेप में रहेगा? ये कंपनी के अधिनियम के अंतर्गत रहेगा। मतलब इस पर पूरा शासन कौन करेगी? कंपनी करेगी, और वहाँ से सीधे ब्रिटिश हुकूमत कंपनी को देगी और कंपनी के यहाँ के लोग उस पर शासन करेंगे। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद रानी एलिजाबेथ को ऐसा लगने लगता है कि कंपनी की नहीं, सीधे ही उसको ब्रिटिश हुकूमत उसको सीधे ही क्या करेगी? नियंत्रण करेगी। क्या करेगी? नियंत्रण करेगी। तो चलिए बात करते हैं एक एक। अब कंपनी ने ऐसा अधिनियम क्यों लाया? कंपनी ने अधिनियम इसीलिए लाया ताकि वो सीधे भूमि पर बेहतर नियंत्रण कर सके और वर्तमान की राजनीति की संरचना को समझ सके। तो भारत में ब्रिटिश शासन की रूपरेखा को 2 प्रकार में देखा जा सकता है। इसलिए भारतीय संविधान विकास के अंतर्गत कंपनी ने अलग अलग एक्ट या अधिनियम पारित किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1773 में। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, उसके बावजूद 1858 का चार्टर अधिनियम, 1861 का परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारतीय शासन अधिनियम और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। कंपनी ने इतने सारे अधिनियम पारित किए। क्या कंपनी को इतने सारे अधिनियम पारित करने के पीछे कुछ न कुछ वजह तो छुपी होगी? चलिए बात करते हैं एक एक अधिनियम या एक्ट के बारे में, जो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं जो पहला अपना एक्ट है, उस एक्ट का नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये क्यों लाया गया था कंपनी द्वारा? आप जानते ही हो कि 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध के बाद कंपनी को एक अनुभव हो गया था कि भारतीय शासन को यदि कंट्रोल में करना है तो उसके ऊपर ऐसे अधिनियम थोपे जाए या फिर ऐसे अधिनियम लाए जाए जिससे भारत की शासन व्यवस्था को अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। ये अधिनियम भारत में कंपनी मामले को नियमित करने का पहला प्रयास था। मतलब ये अधिनियम भारत में कंपनी के मामलों को नियमित करने का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का पहला नियम था। उन्होंने केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। मतलब अब सब जगह अंग्रेज के द्वारा शासन चला सकते हैं।
बंगाल के गवर्नर जनरल बने, मतलब जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाते थे और जो अब क्या बने, गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन से, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अब वॉरेन हेस्टिंग की मतलब जो गवर्नर जनरल थी उसके साथ 4 और सदस्य थे ताकि गवर्नर जनरल की परिषद की सहायता कर सके। अब बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए उन्होंने 2, एक तो मद्रास और एक बॉम्बे प्रेसिडेंटी बनाई, मतलब 2 जगह पे अधीनस्थ रखा। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 अध्ययन न्यायाधीश होंगे। क्या बोला कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 कौन से होंगे, अन्य न्यायाधीश होगा, और कलकत्ता को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की कंपनी अधिनियम 1700 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कहाँ पारित किया गया, तो कलकत्ता में पारित किया गया। कहाँ पारित किया गया, तो कलकत्ता में। कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार में शामिल होने और स्थानीय लोगों से रिश्वत लेने पर रोक लगा दी। क्या लगा दी, कंपनी के कर्मचारियों को तुम निजी व्यापार नहीं कर सकते, तुम क्या नहीं कर सकते, निजी व्यापार नहीं कर सकते, मतलब अपना प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते। ये क्यों, क्योंकि खुद का बिजनेस करेंगे तो खुद का पेट भरेंगे, ऐसा कंपनी को लगता था उसके कर्मचारी। और कर्मचारी यदि किसी स्थानीय लोग से रिश्वत नहीं लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि कंपनी को लगेगा, लोगों को लगेगा कि कंपनी शासन हमारे लिए अच्छा है। कंपनी के निर्देशकों को कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों के बारे में ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करने का प्रावधान किया गया। मतलब कंपनी के जो निर्देश थे भारत में अपने कैसे राजस्व व्यवस्था, नागरिक और सैन्य मामले, ये सब कंपनी किसको अपनी बात बताएगी, ब्रिटिश सरकार को बताएगी। किसको बताएगी, ये ब्रिटिश सरकार को। किसको बताएगी, ब्रिटिश सरकार को। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पड़ा। अब रेगुलेटिंग एक्ट का ये कंपनी का पहला अधिनियम था, मतलब पहली बार कंपनी किसी पे शासन व्यवस्था प्रतिबंध लगा रही थी। ये केंद्रीय प्रशासन की नींव रख रही थी कि हाँ, आने वाले समय में हम पूरे के पूरे भारत पर अपना प्रशासन रख सकते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। उनकी 4 परिषद कार्रवाई थी, 4 सदस्य और भी थे उनके साथ में। बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर 2 स्थान बनाए गए, जहाँ पे एक मद्रास प्रेसिडेंसी, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश रहेगा और 3 अध्ययन न्यायाधीश रहेंगे। कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकते और स्थानीय लोगों से रिश्वत भी नहीं ले सकते। और कंपनी अपनी सभी की सभी व्यवस्था है, जो सभी कामकाज, जो राजस्व हो, नागरिक हो, सैन्य मामलों के हो, सभी के सभी रिपोर्ट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगी। ये अपना पहला एक्ट था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब 1773 के बाद कंपनी को लगा कि ये जो अधिनियम है अच्छे से परिवर्तन करना होता है, क्योंकि कंपनी इसी नियम पे रहती तो हो सकता है कंपनी को फ़ायदा ना हो रहा हो, या कंपनी अच्छी तरह से उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही हो। तो 1781 का अधिनियम क्यों लाया गया, बंदोबस्त या संशोधन अधिनियम बोलते हैं। संशोधन का मतलब है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ न कुछ बदलाव करना। तो इस अधिनियम का उद्देश्य ही था कि 1773 के अधिनियम में परिवर्तन करना था। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से गवर्नर जनरल उनकी परिषद की रक्षा की, साथ ही सेवकों को उसके आधिकारिक कार्यों की अनुमति प्रदान की।
सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से कंपनी के राजस्व संबंधित मामलों को छूट दी गई। कंपनी के जितने भी राजस्व मामले थे उससे क्या कर दी, मामलों को छूट दे दी। व्यक्तिगत कानून को प्रसारित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी? सर्वोच्च। प्रांतीय न्यायालय और परिषदों से संबंध में नियम बनाने के लिए गवर्नर जनरल उसकी परिषद को अधिकार दिया गया। तो 1781 का अधिनियम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें एक ही बात बताई गई है कि ये 1781 का अधिनियम एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को परिवर्तन करने के लिए लाए थे। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से कंपनी के राजस्व के मामले को छूट दी गई और प्रांतीय और अन्य परिषदों की जो गवर्नर जनरल और उनको अधिकार दिया गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। अब दोहरी सरकार की व्यवस्था स्थापित की। कितनी व्यवस्था? यह ध्यान रखने की कि दोहरी सरकार की व्यवस्था कौन से अधिनियम में की गई? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। वाणिज्य मामलों के प्रबंधन के लिए न्यायालयों का प्रावधान किया गया, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नए निकाय से अपने राजनीतिक मामलों का प्रबंधन किया। जो वाणिज्यिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक निर्देशक न्यायालय बना है, पहला तो ये दोहरी शासन दोहरी सरकार में, और दूसरा उन्होंने एक बोर्ड बनाया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। भारत की ब्रिटिश संपत्ति के नागरिक और सैन्य संचालन और राजस्व की निगरानी और निर्देशन के लिए नियंत्रण और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। भारत की ब्रिटिश संपत्ति के नागरिक और उसके संचालन और राजस्व की निगरानी के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्या बताया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब भारत में ब्रिटिश सरकार के संपत्ति के नागरिक, उनके सैन्य संचालन कैसे होता है, राजस्व की निगरानी कैसे करता है, इन सब के बारे में कौन ध्यान रखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ध्यान रखेगा। कौन रखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसलिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट एक महत्वपूर्ण बात रखता है। क्या बात करता है? सबसे पहले दोहरी सरकार की व्यवस्था की स्थापना करता है। किसकी व्यवस्था करता है? दोहरी व्यवस्था की। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक निर्देशन के लिए जो वाणिज्यिक मामलों का ध्यान रखे, उसके लिए ऐसे दो निकाय बनाती है। और भारत की ब्रिटिश संपत्ति के जितने नागरिक है, सैन्य संचालन है, राजस्व की निगरानी है, निर्देशन बोर्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल उस पर नियंत्रण करेगा। कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब अधिनियम का महत्व क्या था? पहली बार कंपनी के नियंत्रण में भारतीय क्षेत्र को भारत की ब्रिटिश संपत्ति के रूप में स्वीकार किया। भारत में पहली बार कंपनी के नियंत्रण में भारतीय क्षेत्रों को भारत की ब्रिटिश संपत्ति के रूप में स्वीकार किया। और दूसरा था, ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के मामलों और प्रशासन के सर्वोच्च निकाय बनाई गई। पहली बार कंपनी के नियंत्रण में, इसके नियंत्रण में भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश संपत्ति के रूप में घोषित किया गया। और ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के मामलों में और प्रशासन की एक सर्वोच्च निकाय बन गई, नियंत्रण करने वाली निकाय बन गई। तो दोहरी सरकार का दोहरी प्रशासन का मतलब होता है कि दो प्रकार से, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा जो सीधे कौन राजस्व की निगरानी, कौन सैन्य संचालन है, कौन संपत्ति के नागरिक की व्यवस्था कर सकती है, ये सब कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। और दूसरा वाणिज्य विभाग होगा जिसपे सीधा ब्रिटिश कंपनी नियंत्रण करेगी। इसलिए अधिनियम था कि पहली बार कंपनी नियंत्रण में भारत में ब्रिटिश संपत्ति के रूप में स्वीकार किया। और ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के मामले और प्रशासन को नियंत्रण करने की एक महत्वपूर्ण इकाई बन गई। चलिए आगे देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों पर कंपनी का शासन जारी रखा। इसने अगले 20 वर्ष तक भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को जारी रखा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1781 का संशोधन अधिनियम आया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया,
फिर 1793 का चार्टर एक्ट आया और चार्टर एक्ट में कंपनी पर शासन को जारी रखा और ब्रिटिश सरकार ने बोला कि अगले 20 वर्षों तक ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वही शासन करेगी। इस अधिनियम ने स्थापित किया कि क्राउन विषय द्वारा संप्रभुत्व का अधिग्रहण क्राउन की ओर से है, अपने आप में नहीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कंपनी के राजनीतिक कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से थे। मतलब उन्होंने बताया कि कंपनी क्राउन के विषय द्वारा संप्रभुत्व का नियंत्रण क्राउन की ओर से, मतलब अब सीधे अपने आप में नहीं है। अब कंपनी पे कौन नियंत्रण करेगा? ब्रिटिश सरकार नियंत्रण करेगी। कौन करेगी? ब्रिटिश सरकार नियंत्रण करेगी। कौन करेगी? ब्रिटिश सरकार। कंपनी लाभांश को 10% बढ़ाने की अनुमति दी गई, मतलब कंपनी का जितना मुनाफा है उसमें 10% और बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल को अधिक अधिकार दिए, वह कुछ परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था। उसके पास अब गवर्नर जनरल था, उसको एक ऐसा अधिकार मिला है कि अपने परिषद के सदस्यों से पूछना नहीं, यदि वो कुछ बोल रहे हो और गवर्नर जनरल को ठीक नहीं लग रहे हैं तो उसकी बात को कैंसिल करके अपने अधिनियम को, अपने कानून को वो बढ़ा सकता है। मतलब एक तरफ से ये तानाशाही शासन की तरह समझो कि अपने जो भी बोलूँगा मैं ही बोलूँगा और मैं बोलूँगा वही होगा, उसके अलावा तुम बोलोगे तो मैं उसको निर्णय को मेरे को अच्छा नहीं लगा तो मैं उसको रद्द भी कर सकता हूँ। उन्हें बॉम्बे और मद्रास राज्यपाल पर भी अधिकार दिया गया। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को इतनी ताकत दे दी कि जो बॉम्बे और मद्रास के जो राज्यपाल थे उसको भी अधिकार दे दी, उसके मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगा। गवर्नर जनरल मद्रास और बॉम्बे में मौजूद था। मद्रास और बॉम्बे के राज्यपाल पर अधिकार जताता था कौन? बंगाल का गवर्नर जनरल। कौन जताता था? बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल से गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति में वह अपने परिषद के असैनिक सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकता था। मतलब देखिए कि कितनी बड़ी बंगाल के गवर्नर जनरल को ऐसा व्यवस्था दी गई जिसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था की गई। नियंत्रण बोर्ड की संरचना बदल गई। एक अध्यक्ष और 2 कनिष्ठ सदस्य होते थे जो अनिवार्य रूप से प्रीवी परिषद के सदस्य नहीं थे। मतलब बंगाल की गवर्नर जनरल को इतनी ताकत दी गई कि वह अब बॉम्बे और जो मद्रास के जो गवर्नर जनरल जो राज्यपाल थे उन पर अधिकार जताता था और यदि राज्यपाल वहाँ पे मौजूद नहीं है तो अपने ही सदस्यों में से एक जने को वहाँ का उपाध्यक्ष नियुक्त करता था। और नियंत्रण बोर्ड की एक संरचना बदल गई जहाँ पे एक सदस्य और 2 उसके सहायक सदस्य होंगे, मतलब कनिष्ठ सदस्य होने थे। कर्मचारियों के वेतन नियंत्रण के बोर्ड को वह कंपनी पर लगाया गया था। किस पे लगाया गया था? कंपनी पर। सभी खर्चों के बाद कंपनी को ब्रिटिश सरकार को सालाना राजस्व से 5 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा। कितना करना पड़ा? 5 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी को बिना अनुमति के भारत छोड़ने से रोक दिया गया। मतलब कंपनी के जितने भी बड़े अधिकारी थे उनको बिना अनुमति के तुम भारत छोड़ के जा सकते नहीं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो इसे इस्तीफा माना जाएगा। यदि तुम हमसे बिना पूछे चले गए कहीं से तो हम तुम्हारा इस्तीफा मान लेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, छोड़ चुके हो। कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए व्यक्ति और कंपनी के कर्मचारी को लाइसेंस देने का अधिकार दिया गया। कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए व्यक्तियों और कंपनी के जितने कर्मचारी थे उनको क्या देने को बोला? लाइसेंस देने का। इसे विशेषाधिकार या देश व्यापार के रूप में माना है। इसमें चीन की अफीम को खेप भेजी जाती थी। मतलब एक विशेषाधिकार मिल गया कंपनी को कि वह अपने व्यक्तियों और कंपनियों को एक लाइसेंस अधिकार देगी और उससे विशेषाधिकार या देश व्यापार के रूप में जाना जाएगा। और इसमें उदाहरण करके ये जो व्यापार था वो कहाँ भेजा जाता था? चीन की अफीम खेत के लिए भेजा जाता था। इस अधिनियम ने राजस्व प्रशासन और उसके न्यायपालिका कार्य को अलग कर दिया, जिससे माल अदालतें मतलब राजस्व अदालतें बन गई।
उसने राजस्व प्रशासन और न्यायपालिका दोनों के कार्यों में बदलाव कर दिया। क्या कर दिया? दोनों के कार्यों में क्या कर दिया? बदलाव कर दिया। दोनों को अलग अलग कर दिया, राजस्व प्रशासन और न्यायपालिका के कार्य को। और जिससे क्या हो गया कि उसकी राजस्व व्यवस्था है वो क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो जो 1793 का जो चार्टर एक्ट था वो कंपनी के लिए 20 साल के लिए आगे बढ़ चुका था। मतलब 1793 से लेकर तुम बात करोगे तो 1803, और 1803 से लेकर 1813 मतलब 20 साल हो गए थे। और कंपनी अब एक अधिनियम लाने वाली थी। अधिनियम इसीलिए ला रही थी ताकि अपने अधिनियम को उस हिसाब से ढाल सके ताकि भारत में कंपनी अच्छे से उस पर नियंत्रण कर सके। अब चार्टर अधिनियम 1813 चीन के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। पहली बात तो ये हो गई भाई, क्या कर दिया? चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत के व्यापार एकाधिकार को क्या कर दिया? उन्होंने समाप्त कर दिया। ईसाई मिशनरी को भारत आने और भारत में अपने धार्मिक जागरण की शुरुआत करने के दिन, मतलब देखो बात शुरू हो गई कि अब ये धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब अंग्रेज लोगों ने ईसाई धर्मांतरण को, ईसाई मिशनरी को कहाँ भेजा? भारत भेजा और धार्मिक जागरण करने की अनुमति देगी। भारत में स्थानीय सरकार को भारत के लोगों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। मतलब जहाँ पे आगे पढ़ेंगे अपने कि भारत में जो स्थानीय सरकारें थी, मतलब निचले लेवल पर जो सरकारें थी, उनको बोला कि जो भारत के जो लोग हैं उन पर कर लगाया जाए। क्या लगाया जाए? कर लगाया जाए। क्या लगाया जाए? कर। 1833 का चार्टर अधिनियम, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। हमने देखा था कि 1773 में गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बोलने लगा। क्या बोलने लगा? 1773 में गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बोलने लगा। तो 1833 में उन्होंने बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया? बोलने लगे भारत का गवर्नर जनरल। और ये अभी यूपीएससी के अंदर एक सवाल था 2023 की प्रीलिम्स एग्जाम में कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? कौन से एक्ट के अधिनियम? तो चार्टर अधिनियम 1833। यहाँ पर ऐसा भी बोले कि गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो 1773 में। कब बनाया गया? 1773 में। अब जानती हो कि मैंने यहाँ पे एक चित्र रखा हुआ है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। कौन सा था? बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का कौन था? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और यहाँ पे बात करेंगे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के अनन्य विधायी शक्ति के साथ गवर्नर जनरल नियुक्त किया। कंपनी विरुद्ध रूप में प्रशासनिक निकाय बन गई। अब बात करेंगे चार्टर अधिनियम 1853 में। गवर्नर जनरल काउंसिल से अलग विधायी और कार्यकारी कार्य करने लगे। मिनी संसद के रूप में कार्य करने के लिए एक अलग 6 सदस्यों वाली भारतीय विधान परिषद बनाई गई। भारत के लिए, भारतीय सिविलों के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का प्रावधान किया गया। भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का परिचय दिया। 6 सदस्यों में से 4 की नियुक्ति मद्रास, बम्बई, बंगाल और आगरा की स्थानीय सरकार द्वारा की जाएगी। मतलब चार्टर अधिनियम 1853 का बोल रहा था कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल के लिए अलग विधायी और कार्यकारी कार्य होंगे और एक छोटी एक सांसद बनाई जाएंगी जिसमें 6 सदस्यों वाली एक भारतीय विधान परिषद बनाई जाएंगी। और इसी एक्ट के तहत जो सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है कि भारतीय सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का प्रावधान कौन से अधिनियम द्वारा किया गया? तो 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। इसके द्वारा 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो चलिए, भारत में अधिनियम जो अभी यहाँ तक तो थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो शासन कर रही थी। अगले लेक्चर में देखेंगे कि अपने 1858 में जब 1857 क्रांति हो जाती है तब अब ब्रिटिश सरकार
भारतीय प्रशासन को चलाने की मतलब भारत में कंपनी के शासन की जगह अब ब्रिटिश सरकार खुद अपने हाथ आजमाएगी, मतलब खुद नियंत्रण करने पर पूरा जोर देगी। तो उसकी लेक्चर को अगले वीडियो में देखेंगे। आगे के जितनी भी 1858 से लेकर 1947 तक के अधिनियम है उसके बारे में चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।